वक्त चलता रहता है और निशानियां धुंधली पड़ती जाती हैं। कल क्या होगा इसकी फिक्र हम सबको है, लेकिन कल क्या हुआ था इसे याद रखना हमारी आदत नहीं है। क्या हमें याद है कि आज़ादी के बाद हमारी राजनीति में क्या क्या हुआ? क्या हम जानते हैं कि कल की राजनीति का आज के हालात से क्या रिश्ता है? कहीं हम अतीत की गलतियों से सबक लेना भूल तो नहीं गए हैं? इसलिए वक्त आ गया है किताबों में बंद राजनीति के पन्ने को पलटने का, उसे समझने का, उसका असर देखने का। इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत के पहले एक नजर उन बरसों पर जब आजाद भारत की राजनीति के सबसे मुश्किल वक्त की बुनियाद पड़ रही थी। गुलामी का अंधेरा छटा, आजादी का सवेरा हुआ। लेकिन कुछ ही बरसों में देश मुश्किलों में घिर गया। 1962 की जंग में चीन के हाथों हार के बाद हर तरफ मायूसी छा गई। जनता भुखमरी, अकाल, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई जैसे सवालों से जूझ रही थी। 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद देश असमंजस में था। गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, लेकिन जल्द ही उन्होंने पीएम पद के लिए अपना दावा ठोक दिया। गुलजारी लाल नंदा अकेले नहीं थे। प्रधानमंत्री की रेस में मोरारजी देसाई, एसबी चौहान, एसके पाटिल और नीलम संजीव रेड्डी जैसे नाम भी थे। लेकिन सिंडिकेट कहे जाने वाले कांग्रेस के ताकतवर खेमे ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री चुना। वजह साफ थी, मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनने से रोकना। इंदिरा को प्रधानमंत्री बनाकर कांग्रेस का ताकतवर खेमा सत्ता की कमान अपने हाथों रखना चाहता था, क्योंकि इंदिरा के पास राजनीति और सरकार चलाने का तजुर्बा कम था। पहली बार जनवरी 1966 में इंदिरा प्रधानमंत्री बनी। 1967 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के कमजोर होने और 6 राज्यों में भी गैर कांग्रेसी सरकार बनने के बाद तस्वीर बदल गई। इंदिरा चुनौतियों से घिर गई। इस मुश्किल घड़ी में इंदिरा ने क्रांतिकारी कदम उठाए। 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, तो तत्काल वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने विरोध में सरकार और कांग्रेस छोड़ दी। कांग्रेस भी टूटी, लेकिन इंदिरा पीछे नहीं हटी। उन्होंने राजाओं की पेंशन भी बंद कर दी। ये वो इंदिरा थी जो अब समाजवादी हो चुकी थी। गरीबों, मजदूरों, दलितों, शोषितों की हिमायती। हम इस भारत को एक सुंदर भारत, एक साफ भारत, एक प्रगतिशील भारत, एक चमकता भारत हम बनाएंगे। अब इंदिरा कांग्रेस सिंडिकेट की मोम की गुड़िया नहीं थी। 1971 आते आते इंदिरा के तेवर अलग थे। जनता के लिए इंदिरा मसीहा बनने की राह पर थी। 1971 में समय से पहले लोकसभा चुनाव हुए तो विरोधियों ने कहा, इंदिरा हटाओ। इंदिरा ने कहा, गरीबी हटाओ। इसी नारे पर इंदिरा की भारी जीत हुई। उन्नीस 1971 देश की राजनीति, करोड़ों हिंदुस्तानियों की तकदीर और एक नए भारत का टर्निंग पॉइंट। ये वो वक्त था जब एक पार्टी, एक नेता और एक कमान से देश चल रहा था। आज की तरह देश के फैसले उन पार्टियों के मोहताज नहीं थे जो सरकार चलाने के बदले उसकी कीमत वसूलने में भी नहीं झिझकती हैं। उस वक्त एक प्रसिद्ध जुमला था जिसे सुनकर बड़े बड़े लोग हिल जाते थे, मैडम डिजायर्स, यानी मैडम की इच्छा। कहते हैं इस जुमले में इतनी ताकत थी कि हर सिर झुक जाता था। ये दौर था इंदिरा गांधी का, हिंदुस्तान की ऐसी शक्ति का जिसने अमेरिका की तिरछी नजरों को भी झुका दिया था। वो शक्ति जो आज एक सपना हो गई है। हम लड़ रहे थे इस उसूल के लिए
कि सब देशों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। सब लोगों को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की अकड़ रौंद कर 43 साल पहले दुनिया के नक्शे पर उभरा बांग्लादेश, और यहीं से हिंदुस्तान के सियासी फलक पर उभरा इंदिरा का लौह अवतार। ये इंदिरा गांधी थीं जिनके अदम्य साहस और अटल इरादे की अमिट स्याही से पाकिस्तान के दो टुकड़े कर बांग्लादेश उदय की पटकथा लिखी गई थी। ये वो इंदिरा थी जिन्होंने महाशक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन को दो टूक कह दिया था, यू आर रॉन्ग मिस्टर निक्सन। They have created this situation by invading Pakistan. It was not we who invaded, by invading Kashmir. इसी जज्बे के साथ 1971 का युद्ध जीतने वाली इंदिरा दुनिया के लिए बन गई आयरन लेडी और देश के लिए दुर्गा। इंदिरा इतनी आदमकद हो गईं कि पाकिस्तान के वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो को शिमला में शांति समझौते के लिए मजबूर होना पड़ा। You can't entirely ignore history in this sense that you see certain mental attitudes have led to certain situations. इंदिरा को बेशुमार ताकत दी देश की जनता ने। इस दौर में इंदिरा के सिपहसालारों ने कहना शुरू कर दिया, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। वाजपेयी जी ने भी कहा कि इंदिरा जी आप तो दुर्गा माता का अवतार है। बरवा ने ये स्लोगन लगाया, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। लोग उनमें गरीबों के मसीहा की छवि देखते थे। यू आर रॉन्ग मिस्टर निक्सन। वॉशिंगटन डीसी में इंदिरा गांधी के इस सेंटेंस ने दिल्ली की तकदीर ही बदल दी। 43 साल पहले अमेरिकी राष्ट्रपति के दफ्तर में एक नए भारत के इतिहास का पन्ना लिखा जा रहा था। इंदिरा गांधी को अपनी असीम शक्तियों का एहसास हो चुका था। यहाँ से वो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती थी, लेकिन दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर पटना में एक बुजुर्ग के दिलो दिमाग से उठ रही कुछ तरंगे एक तूफान की चेतावनी दे रही थी। लेकिन सत्ता की ताकत में लिपटी इंदिरा बिल्कुल बेखबर थी। खल्क खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुक्म शहर कोतवाल का, हर खासो आम को आगाह किया जाता है कि खबरदार रहें और अपने अपने किवाड़ों को अंदर से कुंडी चढ़ाकर बंद कर दें, गिरा लें खिड़कियों के पर्दे और बच्चों को बाहर सड़क पर न भेजें, क्योंकि एक 72 साल का बूढ़ा आदमी अपनी कांपती कमजोर आवाज में सड़कों पर सच बोलता हुआ निकल पड़ा है। वो सड़कों पर निकला और देश उसके साथ जुड़ता गया। ये 72 साल का बूढ़ा आदमी जयप्रकाश नारायण यानी जेपी 1942 की क्रांति के हीरो थे। आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्हें उप प्रधानमंत्री की कुर्सी देना चाहते थे, लेकिन जेपी राजनीति से दूर जा रहे थे। 1952 में उन्होंने सियासत छोड़ दी। फिर भी नेहरू से नजदीकियां बनी रही। इंदिरा उनके लिए इंदु थी, एक बेटी जैसी, जिसे उन्होंने देश की ताकतवर प्रधानमंत्री बनते देखा। इंदिरा के काम करने के तरीकों से जेपी अक्सर इत्तेफाक नहीं रखते थे, लेकिन उनका इंदिरा विरोध सामने आता तो चिट्ठियों और अखबारों के इंटरव्यू में सलाह के तौर पर। लेकिन जल्दी ही ये दबी हुई नाराजगी एक आंदोलन की शक्ल लेने वाली थी। 71 के चुनाव के बाद भ्रष्टाचार बढ़ने लगा, बेरोजगारी दूर करने का कोई उपाय नहीं होने लगा, छात्र उद्वेलित होने लगे। जो जनता थी, जो नौजवान थे, जो पॉलिटिकल पार्टियों से बिल्कुल निराश हो गए थे, उनको अपनी तरफ खींचा, लोग जुड़ते गए। जेपी इंदिरा के खिलाफ नहीं थे, रिश्वत के खिलाफ थे।
1971 के युद्ध के बाद इंदिरा की जय जयकार तो खूब हुई, लेकिन देश की हालत चरमराने लगी। जंग के खर्चे का बोझ, 1972-73 का सूखा, दुनिया भर में तेल की किल्लत, इन सब ने मिलकर आम आदमी को महंगाई के बोझ तले दबाना शुरू कर दिया। सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह और भत्ते बढ़ने बंद हो गए। ये सब तब्दील हुआ आक्रोश में। देश में सबसे ज्यादा नौकरी देने वाले सरकारी संस्थान रेलवे में हड़ताल हो गई। 1974 की इस हड़ताल के हीरो थे सोशलिस्ट नेता जॉर्ज फर्नांडिस। 1971 में पाकिस्तान को हराने की कीमत इतनी ज्यादा होगी, ये शायद इंदिरा गांधी ने भी नहीं सोचा था। सड़क से सिनेमा के पर्दे तक आक्रोश ही आक्रोश था। करोड़ों नौजवानों के जहन में एक एंग्री यंग मैन जन्म ले चुका था, लेकिन कोई ऐसा नेता नहीं था जो इस आक्रोश को एक दिशा दे सके, जिसकी बात पूरा देश सुने, जो टुकड़ों में बटे विपक्ष को एकजुट कर सके, या कहें जो इंदिरा गांधी से मुकाबला कर सके। ऐसे ही समय में दिल्ली से दूर अहमदाबाद में मूंगफली के तेल की वजह से एक चिंगारी उठी और देखते ही देखते शोला बन गई। साल 1974, अहमदाबाद का एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज। इस कॉलेज के छात्रों का गुस्सा आसमान पे था। मेस में खाने का बिल महंगा हो गया था। गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी। मुख्यमंत्री थे चिमन भाई पटेल। छात्र मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे थे कि मूंगफली तेल के मिल मालिकों से उन्होंने रिश्वत ली है और तेल महंगा कर दिया है। महंगे तेल की ये आंच घर घर पहुंचने लगी। गुजरात के छात्र एकजुट हो गए, नव निर्माण समिति बना ली। गुजरात की चिमन भाई सरकार को बर्खास्त करने की मांग बुलंद होने लगी। सरकार ने आंदोलन को रोकने के लिए पूरी ताकत छोड़ दी, सेना तक को बुला लिया। गोलियां चली, तकरीबन 100 लोग मारे गए। पुलिस का जो रवैया रहा वो काफी बढ़ता गया, तो एक पूरा एक विशेष सर्कल चला कि दमन जितना बढ़ता गया लोग बाहर आते गए। हम लोग तो स्टूडेंट्स थे, तो हम लोगों ने सिर्फ चिंगारी भड़काई थी, हमने आंदोलन किया था, अगुवाई की थी, लेकिन बाद में जनवरी 25 तक में तो पूरे गुजरात का जन आंदोलन वो बन गया। चिमन भाई पटेल सरकार बर्खास्त हो गई। छात्रों ने जेपी को गुजरात आने का निमंत्रण भेजा। जेपी अहमदाबाद आए तो आंदोलन और बढ़ा। लोग विधानसभा भंग कर नया चुनाव कराने की मांग करने लगे। चिमन भाई का ने रिजाइन कर दिया था फरवरी में। उसमें बाद में जयप्रकाश जी आए, उन्होंने देखा यहाँ पर इतना सारा दमन, जहाँ जहाँ भी लोग मारे गए थे, जितने युवान लोग शहीद हुए थे, और जहाँ जहाँ भी कितनी पिटाई हुई थी, क्या हालत थी, और हमारा पूरा जो मेमोरेंडम था वो उन्होंने लिया। गुजरात के नौजवानों के आंदोलन की हवा देश के दूसरे इलाकों तक पहुंचने लगी। पटना में कई दिनों से छात्र यूनिवर्सिटी में मैस का बिल कम करने और हॉस्टल की सुविधाएं बढ़ाने जैसी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। कोई नहीं जानता था कि सड़कों पर आंदोलन करने वाले ये नौजवान कल देश के बड़े नेता बनने वाले हैं। राजनीति की नर्सरी में भविष्य के राजनेता तैयार हो रहे थे। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, शरद यादव, सुशील कुमार मोदी, रविशंकर प्रसाद, ये सभी नौजवान नेता सीधे सीधे सरकार और सिस्टम से टकरा रहे थे। लेकिन छात्र आंदोलन खेमों में बटा था। कोई समाजवादी था तो कोई जनसंघ का। सरकार इनकी मांगों को नजरअंदाज करती आ रही थी। ऐसे में लालू प्रसाद, सुशील कुमार मोदी जैसे नेताओं ने पटना में छात्र संगठनों की बैठक बुलाई। 17-18 फरवरी को पटना विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी के हॉल में एक छात्र नेता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें AISF, SFI और उस जमाने में CPI ML का भी एक छात्र विंग BSA के नाम से हुआ करता था, फिर कांग्रेसों के छात्र संगठन, और फिर अन्य विश्वविद्यालयों में जो छात्र नेता चुनाव जीत कर आए थे, उनका ये 2 दिनों का सम्मेलन था। लालू
समाजवादी थे, सुशील मोदी जनसंघ के। लेकिन अलग अलग राजनीतिक धड़े होने के बावजूद बिहार के छात्र नेता एक छतरी के नीचे आ गए। 18 मार्च 1974 को छात्रों ने विधानसभा का घेराव कर लिया। हमने उस कार्यक्रम के तहत असेंबली को घेराव करो, जनप्रतिनिधियों के सामने चल के प्रकट हो जाओ, घेरो कि हमारे लिए ये करो। 23 मार्च को बिहार बंद का आह्वान किया था और उस बिहार बंद के दौरान और ज़्यादा हिंसा भड़क गई है और हम लोग को लगा कि अब हम लोग इस आंदोलन का नेतृत्व तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे हाथ से आंदोलन निकल गया है। वहाँ जो है टीयर गैस चला, लाठी चली, लोगों का सर टूटा, भगदड़ हो गई। तब बिहार में कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री थे अब्दुल गफूर, जिन पर इंदिरा का आशीर्वाद था। छात्र आंदोलन को बदनाम करने के लिए कुछ गुंडों ने सर्चलाइट और प्रदीप अखबार के दफ्तर में आग लगा दी, लूटपाट भी हुई। उस दिन जो वारदात हुई, लोग माने लाठी चली, गोली चली, आगजनी हुई, सर्चलाइट अखबार का जो प्रेस था उसमें आग लग गई। बाहर से पुलिस फोर्स मंगाकर बिहार सरकार ने छात्रों को कुचल दिया। इसी बीच एक अफवाह फैली कि पुलिस की गोलियों से पटना छात्र संघ अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की मौत हो गई। मारो गोली, फायरिंग होगा, ढाई ढाई शुरू हो गया, हल्ला मच गया चारों तरफ बिहार में कि लालू यादव मारे गए। लालू की मौत की अफवाह गफूर सरकार ने ही फैलाई, लेकिन जब सरकार को लगा कि इससे माहौल बिगड़ेगा तो पटना आकाशवाणी से लालू का बयान प्रसारित हुआ कि वो जिंदा हैं। इस हथकंडे का जेपी ने कैसे जवाब दिया, ये बताएंगे एक ब्रेक के बाद। गोलियां भले ही पटना में चली हों, लेकिन इनकी गूंज का दिल्ली तक पहुंचना तय था। देश की राजनीतिक तकदीर में नौजवान नेताओं की एक नस्ल का जन्म लेना भी लिखा जा चुका था। शायद इसीलिए पटना में आंदोलन कर रहे छात्रों को जयप्रकाश नारायण मिल गए। इन छात्रों ने राजनीति से दूर रहने की कस्में खाई, लेकिन ज्यादा दिन खुद को सत्ता से दूर नहीं रख पाए। इस कहानी तक पहुंचने में अभी वक्त लगेगा। पहले पलटते हैं इतिहास का वो पन्ना जहां जयप्रकाश नारायण को लोकनायक बनाने की तैयारी चल रही थी। पटना में कदम कुआं के इसी घर में बिहार के छात्र नेता जेपी से मिले। छात्रों ने जेपी से आंदोलन की अगुवाई करने की अपील की। जेपी इस शर्त पर तैयार हुए कि छात्र न हिंसा करेंगे और न राजनीति से कोई रिश्ता रखेंगे। उस आंदोलन के नेताओं ने जयप्रकाश जी से उस आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में लेने का, नेतृत्व करने के लिए आग्रह किया, अनुरोध किया। और जेपी जो है उन्होंने आंदोलन की अगुवाई, आंदोलन का नेतृत्व जो है अपने हाथ में लिया। तो जेपी ने 2 शर्तें रखी थी। पहली शर्त ये थी कि एक तो ये आंदोलन शांतिपूर्ण होगा और दूसरा कि जेपी जो कहेंगे वो उसको मानना, वो सभी छात्र नेता उनकी बात को मानेंगे, स्वीकार करेंगे। आंदोलन की कमान संभालने पर जेपी ने सबसे पहले बिहार की अब्दुल गफूर सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। इंदिरा गांधी को लगा कि ये उनकी सत्ता को जेपी की चुनौती है। इंदिरा ने फौरन पलटवार किया। इंदिरा ने कहा, जो लोग पूंजीपतियों के लगातार संपर्क में रहते हैं और उनसे मदद लेते हैं, वो कैसे भ्रष्टाचार पर बोलने की हिम्मत कर सकते हैं? इंदिरा ऐसे कठोर शब्द बोलेंगी ये जेपी ने सोचा भी नहीं था। जेपी ने सड़कों पर उतरने का फैसला कर डाला। जयप्रकाश नारायण भी भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के और तानाशाही के मुद्दे को लेकर बहुत दुखी रहते थे। आंदोलन शुरू होने के पहले
और जब आंदोलन का नेतृत्व करना उन्होंने स्वीकार किया तो उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार सिर्फ नैतिकता का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह जन जन की रोटी को प्रभावित करता है। पटना के इसी क्रांतिकारी मैदान में जेपी की पहली सभा हुई तो मैदान भर गया। इसके बाद मौन जुलूस निकला जिसकी तख्तियों पर लिखा था, क्षुब्ध हृदय है, बंद जबान, और हमला चाहे जैसा हो, हाथ हमारा नहीं उठेगा। जेपी की सभाओं में बढ़ती भीड़ एक बड़े परिवर्तन का संकेत दे रही थी, लेकिन सत्ता पर इंदिरा की पकड़ अब भी मजबूत थी। हाँ, जेपी से रिश्ते जरूर तल्ख होते जा रहे थे। इस माहौल में एक दिन जेपी इंदिरा के घर पहुंच गए। उनकी हाथ में इंदिरा के लिए एक तोहफा था, एक अनमोल तोहफा, जिसे देखते ही इंदिरा को अपनी मां कमला नेहरू की याद आ गई। क्या था इंदिरा के लिए जेपी का वो गिफ्ट, ये मैं बताऊंगी कल इसी वक्त। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।